Hello students, class 10th is a video 6 of the chapter नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि हम जानते हैं जो एक मॉडर्न आर्मी थी यानी कि आधुनिक सेना, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी यानी कि एक कुशल नौकरशाही जो सरकारी वर्ग होता है कर्मचारी, गतिशील अर्थव्यवस्था थी, डायनेमिक इकोनॉमी थी एंड एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म यानी कि जो सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति थी। एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्डम यानी कि सामंतवाद, फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद की जो सामंती प्रथा थी, पहले बड़े बड़े जमींदार वगैरह थे, उनको सामंतीवाद की सिस्टम को एवोल्यूशन किया। और सर्फडॉम मैंने आपको बताया था, भूदासत्व जो भूमि के दास बनाए जाते थे, की समाप्ति कर दी गई। यूरोप के जो कुछ स्ट्रेंथ द ऑटोमिक मोनार्ची ऑफ यूरोप, जो निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकती थी। सामंती प्रथा, भूदासत्व की प्रथा, वो सभी चीज़ों को एवोल्यूशन किया गया जो एक ऑटोक्रेटिक मोनार्ची को बढ़ावा दे सकते थे। सामंती प्रथा थी, भूदासत्व की व्यवस्था थी, इन सभी चीज़ों को रोक दिया गया। इन 1815 में द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर, जो ब्रिटेन थे, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया, जो यूरोपियन शक्तियाँ थी, जिन्होंने मिलकर क्या कहता, कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन। इन सब की संयुक्त शक्ति के कारण यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया। डिफीट नेपोलियन मेट एट वेना, और इसके बाद क्या हुआ, वे प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वेना में मिले, ऑस्ट्रिया की कैपिटल में। वेना टू ड्रॉ ए सेटलमेंट, वो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करना चाहते थे, यानी कि एक समझौता बनाना चाहते थे। कांग्रेस वॉज हॉस्टेड, कांग्रेस क्या कर रही थी इसमें, हॉस्टेड, मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने। इस सम्मेलन की अगर हम बात करें, इस सम्मेलन की जो कांग्रेस से था, कांग्रेस वॉज हॉस्टेड, इसकी जो मेजबानी की थी ऑस्ट्रियन चांसलर, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक ने की थी, ड्यूक मैटरनिक ने की थी। दो डेलीगेट्स थे, इसके जो प्रतिनिधि थे, ड्रू ऑफ द टेरिटरी ऑफ वियना, और इस तरीके से उन्होंने, अगर हम वियना की बात करें तो 1815 में वियना संधि तैयार की थी इन लोगों ने, और जो किसके अंडर की थी, चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने, जिसका उद्देश्य क्या था, द ऑब्जेक्टिव अंडरगोइंग द मोस्ट ऑफ द चेंजेज एट कम अबाउट इन यूरोप। बहुत सारे इसमें बदलाव देखे गए, बहुत सारे बदलाव आए थे, बदलावों को खत्म करना था, तैयार किया, जिसका उद्देश्य उन कई सारे जो बदलाव थे, बदलाव को खत्म करना था, नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। यूरोपियन ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर, यानी नेपोलियन वॉर के दौरान बहुत सारे बदलाव होंगे वहाँ यूरोप के देशों में, उन सारे चेंजेस को खत्म करना इस वियना ट्रीटी का मेन उद्देश्य था। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वियना ट्रीटी कब हुई थी, 1815 में। शासक कब बना, 1804 में नेपोलियन कोड बनाया, 1815 में वो लड़ाई हार गया, और 1815 में उसके हारने के बाद यूरोपियन संघों ने 1815 में वियना में एक संधि की, जिसका जो होस्टिंग किसने की थी, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। और इस तरीके से ड्यूरिंग द नेपोलियन, द बourbon डायनेस्टी, जैसा कि हमें याद होगा, जो बourbon डायनेस्टी था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, क्योंकि बुर्बन फैमिली के वो लुई 16 भी थे, तो बुर्बन वंश के लोग जो थे, विच हैज बीन डिपोज, जिसको हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वाज रिस्टोर टू पावर, दोबारा से उन्हें क्या किया गया, फ्रांस ने उन्हें इलाके को खो दिया था। नेपोलियन युद्ध के दौरान हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा नेपोलियन ने किया था।
सीरीज ऑफ स्टेट्स वाल, ये कई सारी जो श्रृंखला थी राज्यों की, टेरिटरीज दैट एंड एनेक्स अंडर नेपोलियन, जो नेपोलियन ने किए थे, यानी नेपोलियन ने अपने शासन के दौरान कई सारे यूरोपियन देशों को पर सत्ता हासिल कर ली थी। पर जैसे ही नेपोलियन की हार हुई 15 में वियना ट्रीटी के तहत फ्रांस के अंडर आने वाले ये सभी टेरिटरीज जो नेपोलियन ने कैप्चर की थी उन सबको आज़ाद कर दिया गया। बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू, और इस तरीके से सीरीज ऑफ स्टेट्स वेर सेट अप ऑन बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन ऑफ फ्यूचर। और इस तरीके से फ्रांस की जो सीमाएं थी कई राज्य कायम कर दिए गए। फ्रांस की सीमा पर बहुत सारे राज्य आ गए ताकि भविष्य में फ्रांस इस तरह का विस्तार न कर सके। इसमें लिखा है बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, यानी कि इस सीरीज कई सारे स्टेटों की श्रृंखला जो थी, जो बाउंड्रीज बनाती थी फ्रांस की, और रोका गया फ्रांस को भविष्य में एक्सपेंशन करना कर पाए, इसके लिए रोका गया। द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो नीदरलैंड का साम्राज्य था, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, जिसमें बेल्जियम भी था, वह सेटअप इन नॉर्थ एंड जेनेवा वॉज एडेड टू प्रीडोमिनेंट। और इस तरीके से उत्तर में जो नीदरलैंड था का राज्य स्थापित किया, और जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, और दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया। और इस तरह से प्रसा भी, पर्सिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंट, जो प्रुसिया था, परसा जिसे बोलते हैं, परसा को भी उनकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण। जबकि वाइल द फ्रंटियर ऑस्ट्रिया वॉज गिवन, ऑस्ट्रिया को इटली का संचालन दिया गया, कंट्रोल, बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करें, इसका जो सबसे उद्देश्य अगर हम देखें, जो उत्तरी इटली का नियंत्रण किया था, नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था। नेपोलियन ने क्या किया था, अगर हम नेपोलियन की बात करें, नेपोलियन ने 39 स्टेटों का लगभग एक संघ बनाया था, जर्मनी में यूनिफिकेशन किया था, लेफ्ट अनटच्ड, और इस तरीके से उसे बरकरार रखा गया, क्योंकि जर्मन में कई सारे अदर स्टेटों को जोड़ के 39 महासंघ बनाए थे उसने, लेफ्ट अनटच्ड वैसे ही रखा गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन ए पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया गया, रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रूसिया को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया, और जबकि प्रूसिया को सैक्सोनी नाम की जगह का एक हिस्सा दिया गया। द मेन इंटेंशन, जो मेन इंटेंशन था, इसका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था, रिस्टोर मोनार्ची को, यानी मोनार्ची को रिस्टोर करना था, दैट हैड बीन ओवरथ्रोन, जो नेपोलियन ने क्या की थी, बाहर कर दी थी, हटा दी थी। यानी कि मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों की बहाली करना था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना भी लक्ष्य था, टू क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी व्यवस्था, राजतंत्र को दोबारा लाना चाहते थे, जो नेपोलियन ने कहीं ना कहीं हटा। हालांकि नेपोलियन ने भी राजतंत्र स्थापित किया था, लेकिन उस तरीके का नहीं जो अन्य तरह के राजवंशी चाहते थे। कंजर्वेटिव अगर रिजाइम की बात करें, 1815 में जो स्थापित थी, 1815 में कंजर्वेटिव रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं जो थी वो निरंकुश थी, ऑटोक्रेटिक हो गई थी। वो रिजाइम्स कहते हैं शासन, रूढ़िवादी शासन। दे डिड नॉट क्रिटिज्म, उन्होंने क्या किया, आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। तो ये जो संस्थाएं थी रूढ़िवादी शासन व्यवस्था, वो क्या नहीं करती थी, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिज्म, आलोचनाओं को सहन नहीं करती थी, एंड डिसेंट और असहमति को, डिसेंट में जो था असहमति, आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं करती थी। सो टू कर्ब एक्टिविटी, और इस तरीके से उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा तो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। वो एक्टिविटी कर्ब करना चाहती थी, शॉर्ट करना चाहती, शॉर्ट टू कर्ब, यानी कि उन एक्टिविटीज़ को दबाना चाहती थी जिसमें वो लेजिमेटी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि एक राजतांत्रिक सरकार के, हम कह सकते हैं निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाते थे, जो उनको दबाना चाहा। मोस्ट ऑफ देम
सपोज सेंसरशिप, इसमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ज़्यादातर सरकारों ने, जो यूरोप की ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप लगा दी अखबार पर, यानी कि अखबार अब कोई भी ऐसी बात अखबार में नहीं छाप सकते थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। रूल बना दिया गया, सेंसरशिप लागू हो गया। अगर कोई अखबार गवर्नमेंट की इस तरह की एक्टिविटी को छापता पाया जाता तो सेंसरशिप लगा दी, यानी कि उसके पूरे जो अखबार की जो चीज़ें थी वो जब्त कर ली जा सकती थी। इसलिए गवर्नमेंट की आलोचना करने का अधिकार मीडिया को भी नहीं दिया था, न्यूज़पेपर में भी नहीं छाप सकते थे, सेंसरशिप लागू कर दी थी। व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर सेंसरशिप लॉ के द्वारा कंट्रोल किया गया। एंड प्ले एंड सॉन्ग रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लॉ, और इस तरह से ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप का नियम बनाया जिसका उद्देश्य अखबार, किताब, नाटक और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था। तो केवल अखबारों में ही नहीं सेंसरशिप लगाया गया, बल्कि किताबों में, नाटकों में, गीतों में, और रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, जो एक स्वतंत्रता के आइडिया को रिफ्लेक्ट करते थे, उन पर भी नियंत्रण लगाना था। एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता पर जो एसोसिएट होती थी विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो एसोसिएट थी। मेमोरी ऑफ फ्रेंच, अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े जो तथ्य थे, मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। जो उदारवादी थे, नॉनथेलेस, निसंदेह, इंस्पायर लिबरल्स लोगों, क्योंकि लिबरल लोग कहीं ना कहीं उनके विचार अलग थे। वन ऑफ द मेजर इश्यू, जो एक मेजर इश्यू था, टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट वाज हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये कहता है नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। उदारवादी कहीं ना कहीं चाहते थे, जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि एक देश में लोगों को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, कानून की नज़र में सब समान हो, और एक ऐसी गवर्नमेंट का चयन करें जो एसेंट जनता के द्वारा चुनी जाती हो, उसके जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जनता द्वारा चुने। और सबसे बड़ी बात, प्रेस की आज़ादी चाहते थे लिबरल लोग। तो कंजर्वेटिव से कहीं ना कहीं कितने अलग थे वो। रूढ़िवादी लोग तो एक राजतंत्र को बढ़ावा दे रहे थे, राजतंत्र को जो भी नेपोलियन के द्वारा सत्ता स्थापित की गई थी उनको उन्होंने शायद नहीं माना, और पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इस तरीके से वो क्रिटिसाइज न्यू कंजर्वेटिव, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसकी उन्होंने क्या की, उसकी गहरी आलोचना की। राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा क्या था, प्रेस की आज़ादी था। रिवॉल्यूशनरी की अगर हम बात करें, जो क्रांतिकारी थे ड्यूरिंग द फॉलोइंग 1857, अगर हम इन सालों को ले 1857 में, तो हम ये देखते हैं 1857 में द फियर ऑफ रिप्रेशन। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों के भूमिगत कर दी, यानी कि फियर ऑफ रिप्रेशन कहते हैं दमन का भय, रिप्रेशन कहते हैं दमन करना। तो भय लग गया था उनको, ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनल, और इससे दमन के भय ने कहीं उन्हें कुचल न दे, कहीं उनको मार न दे, इस डर से जो लिबरल से उदारवादी राष्ट्रवादी थे वो क्या हो गए, भूमिगत हो गए। भूमिगत हो गए का अर्थ है छिप गए, छुप के रहे वो। उन्हें भी डर था अपने जीवन का, कहीं उन्हें मार न दे, कहीं उनका दमन न किया जाए। इस डर से बहुत सारे उदारवादी राष्ट्रवादी छुप गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग, और कई सारे बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रचार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। सीक्रेट सोसाइटी यानी कि गुप्त संस्थाएं जो गुप्त रूप से काम करती थी, चोरी छिपे काम करती थी, स्प्रिंग अप उभर कर आए इन मैनी यूरोपियन स्टेट में टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरी, जिसमें क्रांतिकारियों को ट्रेन यानी प्रशिक्षण दिया जाता था, उनके और उनके जो विचार हैं उनको स्प्रेड किया जाता था, यानी विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर के आए, हम कह सकते हैं। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट द टाइम, और इस जगह पर जो रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था उस समय, टू रिवॉल्यूशनरी होने का एट दिस टाइम इन कमिटमेंट टू अपोज, इसका अर्थ था
राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध, कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चियल फॉर्म्स, जो राजतंत्र थे हम कह सकते हैं उनकी व्यवस्था उनका विरोध करने से था, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। स्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1816 में आई थिंक, क्योंकि 1815 में किया गया था और 1815 में ही नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन को हरा गया था और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था। तो 1815 के बाद से ही इस तरह की जो विरोध व्यवस्था, राजतंत्री व्यवस्था का विरोध होने लगा था, जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुई। साथ ही अगर हम देखें कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी, जो स्वतंत्रता के लिए और आज़ादी के लिए, लिबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए मुक्ति चाहते थे वो। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन, इसमें से बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था ये मानते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरी, उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था कि वो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हों। और ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को, जो राष्ट्र राज्यों का निर्माण कर, नेशन स्टेट की क्रिएशन चाहते थे, राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना चाहते थे, इसको आवश्यक मानते थे। एक जो स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष का हिस्सा था, ये जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे उसका एक हिस्सा था कि वो राष्ट्र राज्यों के लिए के रूप में क्रांतिकारियों को काम करते थे। वन सच इंडिविजुअल, इनमें से एक जो इंडिविजुअल था, ऐसा ही वह एक व्यक्ति था, इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, ध्यान दीजिएगा इसका नाम जोजेफ मैजिनी, उसका नाम था जोजेफ मैजिनी, जो जेनेवा में 1807 में पैदा हुआ था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, वो क्या बना, एक सीक्रेट सोसाइटी का, एक गुप्त संस्था का क्या बना, नेता बना। कार्बोनरी नाम की सोसाइटी थी, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी को कार्बोनरी। जोजेफ मैजिनी का जन्म 1807 में हुआ था और वो बाद में कार्बोनरी सोसाइटी का एक सदस्य बना। एज ए यंग मैन ऑफ 24, वो 24 ईयर का यंग मैन था। ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल, यानी कि 24 साल की अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करी इसने। इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवॉल्यूशन इन लिंगुरिया, यानी कि लिगुरिया में एक क्रांति करने के कारण उसे जेल भेज दिया गया था। तत्पश्चात के 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसके बाद फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, उसने एक गुप्त हम कह सकते हैं कि उसने एक भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी गुप्त रूप से, अंडरग्राउंड सोसाइटी। फर्स्ट यंग इटली मार्शलीज में उसने यंग इटली की स्थापना की थी, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न में, क्योंकि तब जो हम बात कर रहे हैं पूरा इटली एक पूरा संगठन ही था, एक भूभाग आता था, इसलिए यंग इटली की स्थापना की थी मार्शलीज में, और एक यंग यूरोप की थी बर्न में। जिसके जो सदस्य थे उस मेंबर वेर लाइक द माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन से इसके कई सारे सदस्य थे। मैजिनी बिलीव्ड, मैजिनी ये मानता था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। गॉड एज इंटेंटेड नेशन, ये जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही जो राष्ट्र जो थे, नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि आदमी ही क्या है, मनुष्य ही प्राकृतिक इकाई थी। राष्ट्र ही मनुष्य की क्या है, प्राकृतिक इकाई है, यूनिट ऑफ मैनकाइंड। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू, सो इसलिए इटली जो था छोटे राज्य और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। इटली कुड नॉट कंटिन्यू पैच वर्क ऑफ द स्मॉल, छोटी छोटी स्टेटों में रहने के फेवर में नहीं था। साम्राज्य की छोटे छोटे साम्राज्य थे। इट हैड टू बी फ्रॉग इनटू सिंगल यूनियन, वो क्या चाहता था, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। वो सिंगल वो यूनिफाई करना चाहता था, रिपब्लिक बनाना चाहता था विद द वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, यानी कि वो राष्ट्रों को व्यापक गठबंधन के अंदर, गठबंधन चाहता था, अलायंस चाहता था
राष्ट्रों का अलायंस चाहता था वो। दस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटर्नल लिबर्टी, और इसी कारण से इटली की मुक्ति का शायद वो आधार हो सकता था। फॉलोइंग इज मॉडल, उसके इस मॉडल को देखा देखी जर्मनी ने, फ्रांस ने, स्विट्जरलैंड और पोलैंड ने और मैजिनी ने रेंटलेस अपोज, पोलैंड ने क्या किया, इसको फॉलो किया। गुप्त संगठन कायम किए गए उनके द्वारा भी, जैसे इटली में जोसेफ मैजिनी ने किया था, गुप्त संगठन बनाया था। उसी तरह जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड के लोगों ने भी ऐसा किया। मैजिनी रेंटलेस अपोजिशन, और मैजिनी था मैक्सिनी जो रेंटलेस अपोजिशन, राजतंत्र का घोर विरोध किया उसने। रिलेंटलेस अपोजिशन क्या, मोनार्ची का, वो मोनार्ची का घोर विरोधी था। एंड हिज विजन, और जो उसका विजन था प्रजातांत्रिक गणतंत्र के अपने सपनों में मैक्स ने रूढ़िवादियों को हरा दिया उसने। जो मोनार्ची उसमें विजन में, वो मोनार्ची को अपोज, घोर विरोधी था उसका। एंड अपोज ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने सपने से, और उसका जो सपना था, जो विजन था, विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, फ्राइटेंडेड, भयभीत हो गए कंजर्वेटिव उसके इस तरह के विजन से, इस तरह के सपने से जिसमें वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को फेवर करता था। जो मैटरनिस्ट थे इसमें, मैटरनिक ने उसे जो हमारी डिस्क्राइब हिम, कैसे डिस्क्राइब किया है जोसेफ मैजिनी को, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो कहता है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इस तरह से हम एक फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें जोसेफ मैजिनी एंड द फॉलिंग ऑफ यंग यूरोप, जोसेफ मैजिनी हमें दिखाई देता है, एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833 में गियाकोमो मांटोगाजा ने बनाया था। जियाकोमो मांटोगाजा का ये चित्र है।